हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, आपको आज हम इतिहास पढ़ाएंगे और इतिहास 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है प्राचीन काल और दूसरा भाग है मध्यकालीन भाग और तीसरा भाग है आधुनिक काल। तो आज हम मध्यकालीन भाग में मुगल साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और मुगल साम्राज्य में ही मुगल वंश के बारे में बताएंगे कि मुगल वंश कब से कब तक चला था। और ये मुगल वंश का यानी कि बाबर का ये पहला लेक्चर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मुगल वंश कब से कब तक चला था। तो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश 1526 से लेकर और 1858 ईस्वी तक चला था। मुगल वंश 1526 ईस्वी में आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसी के साथ यहाँ से यानी कि मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और मुगल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि मुगल शब्द की उत्पत्ति देखिए पॉइंट वाइज देखेंगे कि मुगल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के MONG मॉन्ग शब्द से हुई है जिसका अर्थ बहादुर होता है। यानी कि मुगल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉन्ग शब्द से हुई है जिसका अर्थ बहादुर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुगल वंश के शासक तुर्की नस्ल के चगताई शाखा से संबंधित रखते थे। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर दिया है, रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया है दोस्तों। तो ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि मुगल वंश के जो शासक थे वो तुर्की नस्ल के चगताई शाखा से संबंधित रखते थे। भारत में मुगल वंश की नींव जो रखी गई थी वो 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा डाली गई थी या मोहम्मद बाबर ने रखी थी। यानी कि पूरा नाम जो है बाबर का वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। यानी कि मुगल वंश की जो नींव रखी थी 1526 ईस्वी में वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि भारत में मुगल वंश की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी 1526 ईस्वी में। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो बाबर का पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है जिसके द्वारा यानी कि मुगल वंश की नींव रखी गई थी। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासनकाल। यानी कि मुगल वंश जो चला था वो 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। लेकिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक चला था, ये ध्यान रखना है। यानी कि पूरा मुगल साम्राज्य था यानी कि मुगल वंश जो था वो 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। लेकिन इस मुगल वंश में यानी कि मुगल साम्राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासनकाल कितना रहा, तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक यानी कि बाबर का शासनकाल चला था दोस्तों। जहीरुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम था इसका बाबर, यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था लेकिन इसे बाबर कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका जो शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था दोस्तों। अब बाबर के जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। देखेंगे ये फरगना भी है कहीं कहीं बुक में और कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे तो फरगाना भी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और पिता की बात करें यानी कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम जो था वो उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था और ये फरगाना के शासक थे। यानी कि फरगाना के शासक थे या फरगाना के शासक थे और ये चगताई तुर्क थे। कौन, उमर शेख मिर्जा। यानी कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो फरगाना के शासक थे और चगताई
तुर्क थे और माता का नाम कुतलुग निगार खां था। ये ध्यान रखना है, माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां, माता का नाम जो था कुतलुग निगार खां था, जो मंगोल वंश से संबंधित थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी ध्यान रखना है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, क्योंकि बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी कि मुगल वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। यानी कि बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल जो शासक थे, बाबर भी था उसमें, और उत्तरवर्ती यानी कि उत्तर की ओर जो मुगल शासक थे वो तुर्क भी थे और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही, यानी कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही जैसे बादशाह की स्थापना की, यानी कि बादशाह की स्थापना की। नोट करके यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा है दोस्तों कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पिता की ओर से तैमूरों का 5वां वंशज था। यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पिता की पक्ष से यानी कि तैमूरों का 5वां वंशज था, और माता की ओर से चंगेज खां जो मंगोल वंश का 14वां वंशज था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद जो बाबर है, यानी कि अपनी पिता पक्ष की ओर से, यानी कि पिता की ओर से जो कि तैमूरों की तरफ से 5वां वंशज था, और माता की ओर से चंगेज खां, यानी कि इनकी माता जो थी वो चंगेज खां से संबंधित थी, ठीक है, यानी कि मंगोल से संबंधित थी। चंगेज खां एक मंगोल थे, तो उनकी तरफ से ये 14वां वंशज था। यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि नोट है, यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान रखना। पूछा जाता है कि बाबर जो था पिता पक्ष की ओर से कैमा वंशज था, या ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबर माता पक्ष की ओर से कैमा वंशज था। तो पिता की पक्ष की ओर से यानी कि पिता की ओर से 5वां वंशज था, और माता की ओर से वो 14वां वंशज था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा की 1494 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि उमर शेख जो मिर्जा थे, बाबर के जो पिता थे दोस्तों, उनकी 1494 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद बाबर ने अपनी दादी एहसान दौलत बेगम, ये दादी हैं इसकी, एहसान दौलत बेगम की सहायता से फरगना का शासक बना दिया। यानी कि ये ध्यान रखना है कि बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में, यानी कि बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, और बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेगम खां के संयोग से फरगना का शासक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रारंभ में यानी कि शुरू में, यानी कि प्रारंभ का मतलब शुरू में चाचा अहमद, देखिए चाचा यानी कि चाचा अहमद मिर्जा व मामा मसूद खान, ये ध्यान रखना है, व मामा मसूद खान ने फरगना पर अधिकार करना चाहा। यानी कि जो बाबर के जो चाचा थे, एक अहमद मिर्जा थे और एक मामा थे जो महमूद खां थे, उन्होंने फरगना पर अधिकार करना चाहा, लेकिन बाबर ने इन्हें असफल कर दिया। लेकिन बाबर ने क्या कर दिया? इनको असफल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर फरगना की गद्दी पर जो बैठा था वो 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर यानी कि गद्दी पर बैठा था फरगना की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 1496 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट 1496 ईस्वी में, देखिए 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद, ठीक है, आक्रमण किया।
परंतु असफल हुआ तथा 1497 ईस्वी में दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण करके 100 दिनों तक अपने अधिकार में रखा। यानी कि जो बाबर था, बाबर ने 1996 ईस्वी में बाबर ने समरकंद यानी कि समरकंद पर आक्रमण किया, परंतु इस आक्रमण से असफल रहा। ठीक है, इस आक्रमण में असफल हो गया और 1947 ईस्वी में बाबर ने दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया और 100 दिन तक यानी कि 100 दिनों तक अपने अधिकार में रखा। यानी कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैंने नोट किया है कि 1946 ईस्वी में यानी कि 1946 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया परंतु असफल हुआ तथा 1997 ईस्वी में दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण करके 100 दिनों तक अपने अधिकार में रखा। लेकिन फरगना में विद्रोह होने के बाद वह फरगना व समरकंद दोनों को खो दिया। यानी कि 100 दिनों तक यानी कि अपने अधिकार में रखा और फिर विद्रोह हो जाता है फरगना में ही। ठीक है, फरगना में विद्रोह होने के बाद यानी कि वो फरगना को भी खो देता है और समरकंद को भी खो देता है। तो ध्यान रखना है कि 1496 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया परंतु असफल हुआ तथा 1497 ईस्वी में दूसरी बार समरकंद पर आक्रमण करके 100 दिनों तक अपने अधिकार में रखा। लेकिन फरगना में विद्रोह होने के बाद वह फरगना व समरकंद दोनों को खो बैठा। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए सर-ए-पुल का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर-ए-पुल का युद्ध, तो सर-ए-पुल का जो युद्ध हुआ था वो 1502 ईस्वी में हुआ था। सर-ए-पुल का युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट, ये युद्ध समरकंद के तत्कालीन शासक सोबानी खां और बाबर के बीच लड़ा गया था। यानी कि सर-ए-पुल का जो युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था, ये समरकंद के तत्कालीन शासक सोबानी खां और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर पराजित होकर काबुल चला गया था। क्वेश्चन आएगा वो कौन सा युद्ध था, यानी कि जो सोबानी खां और बाबर के बीच हुआ था और बाबर यानी कि इसमें पराजित होकर काबुल चला गया था, तो वो था सर-ए-पुल का युद्ध। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परिस्थितियों का फायदा उठाकर 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि बाबर फिर आया और 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए बाबर ने मिर्जा की पैतृक उपाधि, यानी कि जो उमर शेख मिर्जा थे, यानी कि मिर्जा की पैतृक उपाधि त्याग कर यानी कि उपाधि त्याग दी मिर्जा की और 1507 ईस्वी में बादशाह उपाधि धारण कर ली। क्या उपाधि कर ली? बादशाह की उपाधि धारण कर ली। दोस्तों यानी कि बाबर ने मिर्जा की पैतृक उपाधि त्याग कर 1507 ईस्वी में बादशाह, जिसे पादशाह भी कहते हैं, की उपाधि धारण कर ली। और जैसे ही उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में, वहीं हुमायूं का जन्म हो जाता है 1508 ईस्वी में काबुल में। कहाँ पर? काबुल में, यानी कि काबुल के किले में, यानी कि हुमायूं का भी जन्म हो जाता है। और जन्म कब होता है? 6 मार्च 1508 ईस्वी को, यानी कि 6 मार्च 1508 ईस्वी को। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यानी कि बाबर का जो शासनकाल था, ये हमने पढ़ाया था, यानी कि मुगल वंश को शुरू किया था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।